एक शहर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम मुकेश था तो दूसरे का नाम सुरेश था। वह शहर छोटा ही था। थोड़ी दूर पर ही बाजार था जहां से लोग दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। मुकेश का जन्म अमीर परिवार में हुआ था तो वहीं सुरेश का जन्म गरीब परिवार में हुआ। अमीर गरीब होने के बाद भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए दोनों के बीच की दोस्ती लगातार बढ़ती चली गई। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले पक्के दोस्त हो गए। आसपास के लोग उन दोनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। समय बीतता चला जा रहा था। समय के साथ साथ दोनों मित्र छोटे से बड़े हो गए। दोनों में से मुकेश को अच्छी नौकरी मिल गई और दूसरे सुरेश ने भी छोटा मोटा व्यापार करके पैसे कमाने लगा। दोनों की शादी भी हो गई और दोनों अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। व्यस्त जीवन के कारण उन दोनों को एक दूसरे से मिलने जुलने या बातचीत करने के लिए शायद ही कभी कभार समय मिलता था। दोनों अपने जीवन में व्यस्त थे। व्यस्तता के कारण वे लोग एक दूसरे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे जितना पहले देते थे। एक बार की बात यह है कि सुरेश की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने उसे लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी थी जब तक कि बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। सुरेश के मित्र मुकेश को जब यह बात पता चला कि उसका मित्र बीमार है तो वह उससे मिलने के लिए गया। सुरेश को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी तो वह अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद अपने घर पर ही दिन रात आराम करता था। उसकी पत्नी उसकी सेवा में लगी रहती थी और उसकी दिन रात जाग कर देखभाल किया करती थी। मुकेश अपने बीमार दोस्त को देखने उसके घर गया, लेकिन वह उसके घर पर ज्यादा देर तक नहीं रुका और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर अपने मित्र सुरेश के सामने रख दिया और तुरंत बाद ही वहां से बाहर निकल गया। सुरेश को मुकेश का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी इच्छा थी कि उसका मित्र मुकेश उसके पास कुछ देर तक बैठता और उससे एक दूसरे के सुख दुख की बातें करके अपना मन हल्का करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सुरेश ने मन महसूस लिया। उसने यह विचार किया कि जब मैं ठीक होकर काम करने लगूंगा तो मेहनत करके पैसे जोड़कर अपने दोस्त के पैसे लौटा दूंगा। समय बीता और सुरेश की बीमारी ठीक हो गई। वह शीघ्र ही अपने काम पर भी जाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उसकी दवा चल रही थी क्योंकि शरीर में थोड़ी कमजोरी रह गई थी, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाना कठिन था। फिर भी उसने मेहनत किया और प्रतिदिन पेट काटकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने दोस्त के पैसे को वापस कर सके। इस तरह कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसने अपने दोस्त के दिए हुए पैसे लौटाने के लिए जुटा लिए तो वह सुरेश अपने दोस्त मुकेश को पैसे देने के लिए उसके घर पर गया। मुकेश ने अपने दरवाजे पर अपने दोस्त सुरेश को देखकर उसके बीमारी से ठीक होने पर खुशी जाहिर की। सुरेश ने जब मुकेश को उसके दिए हुए पैसे लौटा दिए तो मुकेश ने पैसे को अपनी जेब में रख लिया और तुरंत ही दरवाजे पर से ही अपने मित्र को रवाना कर दिया। अपने मित्र मुकेश का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर सुरेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चुपचाप अपने घर लौट गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मुकेश भी बीमार पड़ गया और उसे भी डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। जैसे ही सुरेश को यह मालूम हुआ कि उसका मित्र मुकेश बीमार है, वह तुरंत ही अपना सब काम छोड़कर अपने दोस्त से मिलने के लिए रवाना हो गया। मुकेश अपने मित्र सुरेश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुरेश अपने दोस्त मुकेश के साथ कई दिनों तक रह रहकर उसकी देखभाल और सहायता की। फिर जब मुकेश ठीक हो गया तो सुरेश अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद मुकेश सुरेश से मिलने के लिए उसके घर पर गया और उससे कहा कि मेरे दोस्त सुरेश, तुम महान हो। मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है। जब तुम बीमार थे तब बस मैंने कुछ रुपए तुम्हें थमाकर तुरंत वापस आ गया, लेकिन तुमने वह पैसे भी मुझे लौटा दिए। लेकिन जब मैं खुद बीमार हुआ तब तुमने कई दिनों तक मेरी देखभाल की और अपना काम धंधा छोड़कर मेरा ख्याल रखा। तुमने तो अपने पैसे वापस कर दिए, लेकिन मैं तुम्हारे किए हुए उपकार को कैसे वापस करूं? कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती को नजरअंदाज कर दो। मुकेश के ऐसा कहने पर सुरेश ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि मेरे दोस्त, तुम इस बात को समझ गए कि पैसा और दोस्ती दोनों दो चीज हैं और पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो मुझे आज फिर से बहुत खुशी मिल रही है कि तुम आज फिर से बचपन वाले दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, बल्कि सच्ची और पक्की दोस्ती में एक दूसरे के प्रति स्नेह, त्याग, सम्मान और सेवा को देखा जाता है। एक बहुत अमीर महिला थी। उसका नाम सीमा सिंह था। उसने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, उथल पुथल, उत्थान पतन देखे थे, लेकिन
उसके जीवन में हुई घटनाओं के कारण उसका अपना जीवन के प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। लेकिन जब तक वह युवावस्था में थी तब तक उसे यही लगता था कि जीवन में खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे होना बहुत जरूरी है। उसे यही लगता था कि बिना पैसे के कोई खुश नहीं रह सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसे अपने जीवन के अनुभवों से यह समझ आने लगा कि भौतिक सुखों से जीवन में स्थायी सुख शांति नहीं मिल सकती। पैसों से सिर्फ आदमी के अहम को पोषण मिलता है। इनसे मिलने वाला सुख स्थायी कभी नहीं हो सकता। सीमा सिंह एक प्रौढ़ महिला थी। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जीवन में वास्तविक प्रसन्नता और सुख शांति छोटी छोटी चीजों से भी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए उसने अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल कर रखा था, जिसके अभ्यास करने से उसके मन को बहुत शांति मिलती थी। ऐसी अद्भुत मन की शांति किसी भी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं हो सकती थी। उसे अपने जानने वालों में से कुछ लोगों से रिश्ते रखना सुकून देने वाला था और वह सुकून पैसों से नहीं मिल सकता था। इस तरह वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि भौतिक सुखों से मन की सुख शांति का कोई संबंध नहीं है। जब वह महिला बाल्यावस्था में थी तब उसके घर में ना तो पंखा ही था और ना ही फोन था, पर उसकी जिंदगी सहज रूप से चलती थी। लेकिन आज वर्तमान का जीवन पहले से काफी बदल चुका था। आज उसके पास बहुत पैसे थे। उसने बहुत पैसे कमाकर जमा कर लिए थे। आज उसके घर के प्रत्येक कमरे में एसी लगे थे। एसी नहीं चलने पर उसे नींद नहीं आती थी। मोबाइल फोन और टेलीविजन के बिना काम ही नहीं चलता। फोन के बिना तो जैसे लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है। अब सीमा यह मानने लगी थी कि एक सहज और प्रसन्नतादायक जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। सीमा को पहले यह लगता था कि एक हंसी खुशी का जीवन जीने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी है, पर अब सीमा यह समझ चुकी थी कि जीवन में खुशहाल रहने के लिए बैंक में बहुत सारा पैसा जमा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ढेर सारा पैसा जमा करके भी निश्चिंत होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। क्योंकि केवल धन का एक सीमा से अधिक उपभोग करने से खुद को खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में यह निर्णय करना कि हमें कितना भोग करना चाहिए और कितना धन जमा करना चाहिए, क्योंकि पैसा को जमा करने का एक सीमा होना जरूरी है। आवश्यकता से अधिक पैसे कमाना या जमा करना और उसका अनियंत्रित या असीमित भोग करना आपको जीवन में सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जब सीमा 50 साल की हुई तब उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके अपने पति से बहुत अच्छी सामंजस्य थे। कभी कभार दोनों में नोक झोंक तो होती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की मन की भावनाओं की कदर करते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि वह महिला विदेश में थी और उसकी बेटी भी उस समय उसके साथ थी। कई महीनों के बाद वह अपने स्वदेश भारत लौट रही थी। उसे दिल्ली जाना था। उसके वापस आने की बात जानकर उसके पति काफी प्रसन्न और उत्साहित थे। उसके पति दिल्ली में रहते थे। वहीं उसका घर था जहां वह अपने माता पिता के साथ रहते थे। उसके पति उसे लेने के लिए खुद कार चलाकर एयरपोर्ट तक आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सीमा के पति के निधन से उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसके पति को मरे हुए अभी 1.5-2 साल ही हुए थे कि सीमा की एक दोस्त ने उसे फोन किया, जिससे उसे पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बेटे की उम्र उस समय केवल 25 साल थी और वह अपने माता पिता से दूर बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब सीमा अपने बेटे को देखने के लिए बैंगलोर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी मौत हो गई है। बेटे के शव को देखने के बाद सीमा को यह लगा कि उसे उसके पति की मृत्यु का दर्द उतना गहरा नहीं था जितना बेटे की मृत्यु का गम। सीमा के लिए यह असह्य दुख था। उस दर्द को वह बयां भी नहीं कर सकती थी। जब किसी दूसरे के जीवन में दुख होता है तो उस समय हम यही सोचते हैं कि ऐसा दुख मेरे साथ नहीं होगा। शायद इसी वजह से हमें दूसरों के दुख में उतनी सहानुभूति नहीं होती। लेकिन जीवन में पति और बेटे की असामयिक मौत ने सीमा को अनेक सबक सिखा दिए थे और उसकी जीवन के प्रति नजरिया बदल चुकी थी। पति और बेटे की मौत के बाद सीमा अपने जीवन में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास पैसे तो बहुत थे और घर में सुख सुविधा के भी ढेरों साधन थे, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं रहता था। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसके लिए खुशी नाम की चीज नहीं रह गई थी। तब सीमा ने मन की शांति के लिए योग और ध्यान की कक्षाओं में जाना शुरू किया। मौत को हम सभी एक त्रासदी समझते हैं, इसलिए न तो हम मौत के संबंध में कुछ सोचते हैं और ना ही उसके विषय में कोई चर्चा करना चाहते हैं।
लेकिन अब सीमा को यह समझ आ चुका था कि मौत जीवन का अकाट्य और अटल सत्य है, क्योंकि सभी को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। हम लोग दुर्घटनाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन उनसे उत्पन्न हालात से निपट सकते हैं। सीमा को आज भी अपने बेटे और पति की बहुत याद सताती है। उनकी यादों को भुला सकना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन समय ऐसा मरहम है जो आपको आपके हालात से जूझना सिखा देता है। सीमा के साथ भी यही हुआ। सीमा के पति बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे और उनके न रहने पर वह कंपनी बंद होने को थी। अतः वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंच जाने के बाद भी सीमा ने अपने पति के कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और कुछ सालों के बाद खुद को उसकी जिम्मेदारियों से पृथक कर लिया। तब उसने यह निर्णय किया कि आगे का शेष जीवन केवल समाज सेवा में ही बिताऊंगी, क्योंकि सीमा का बेटा उसे हमेशा यह सिखाया करता था कि हमें अपने पैसे, पावर और समय का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। सीमा को इस बात की खुशी थी कि वह अपने बेटे के जाने के बाद उसके मन की इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रही है। आज सीमा गर्व से यह कहती है कि उसने कभी भी दूसरों के उल्टे सीधे सलाह मानकर जीवन जीने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा वही किया जो उसके दिल को अच्छा लगा। शायद यही जीवन जीने की कला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा या दौलत से हमें स्थायी खुशी नहीं मिल सकती। समझदार लड़की की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। वह शिकार करने का शौकीन था। वह अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करता था। इसी तरह एक बार वह शिकार खेलने के लिए एक जंगल में जा रहा था। वह घोड़े पर सवार था। अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वह जंगल के अंदर चला जा रहा था। जंगल में शिकार की खोज में बहुत दूर निकल जाने के बाद राजा की नज़र एक हिरन पर पड़ी। राजा के साथ और भी कई घुड़सवार थे, लेकिन राजा उस हिरन को देखते ही उसका तेजी से पीछा करने लगा। हिरन का पीछा करते करते वह जंगल में बहुत आगे निकल गया और इस तरह उसके साथी घुड़सवार पीछे ही छूट गए। देर तक घोड़े से लंबी यात्रा करने के बाद राजा को थकान होने लगी। उसका गला सूख रहा था। उसे प्यास सताने लगी, लेकिन पानी के लिए जंगल में चारों तरफ दूर दूर तक भटकने के बाद भी राजा को कहीं पानी नहीं मिला। राजा को प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। थकान प्यास के साथ ही उसे थोड़ी सी झपकी भी आने लगी थी। वह अपने घोड़े से बहुत धीरे धीरे चल रहा था। प्यास तो उसे लगी ही थी, तो पानी की तलाश में अभी भी इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा के आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब शायद यहाँ पीने का पानी मिल जाएगा। इसी आशा में राजा अपना घोड़ा लेकर उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। उस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। राजा ने उस लड़की को बड़े प्यार से देखने के बाद उससे कहा कि बेटी, मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है, मेरे लिए तुम अपने घर से पीने का पानी ले आओ। उस लड़की ने, जिसकी उम्र 10-12 साल रही होगी, उसने राजा को एक साधारण राहगीर समझकर उसके बैठने के लिए अपनी झोपड़ी के बाहर खाट बिछा दी। लड़की के कहने पर राजा उस खाट पर बैठ गया। तब उस बच्ची ने एक बर्तन में उस राजा को पीने का पानी लाकर दे दिया। पानी में राजा ने देखा कि कुछ कचरा गिरा हुआ है। गंदा पानी देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे उस वक्त प्यास सता रही थी और पानी पीकर अपनी प्यास मिटाने की जल्दी थी। इसलिए राजा ने संयम रखा और उस लड़की को साफ पानी लाने की आज्ञा दी। वह लड़की दौड़ती हुई फिर से पानी लाने के लिए झोपड़ी के अंदर चली गई। इतने में उस लड़की का पिता भी झोपड़ी से निकलकर बाहर आ गया। उस लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और उसे प्रणाम करके कहने लगा कि आप इस गरीब की झोपड़ी में अपने चरण कैसे रखे हैं। मेरा तो अहोभाग्य है कि आप चलकर मेरे घर तक आए हैं। राजा गंदा पानी देखकर गुस्से में था, तो उसने लड़की के पिता को जवाब दे दिया कि मैं अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल में आया था, लेकिन शिकार के पीछे पीछे भागते भागते मैं अपने साथियों से अलग हो गया और प्यास के मारे जल नहीं मिलने पर भटकते भटकते तुम्हारी झोपड़ी तक आ पहुंचा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी पुत्री से पीने का पानी मांगा तो उसने मुझे गंदा पानी पीने को दे दिया। इतने में ही झोपड़ी के अंदर से वह छोटी बच्ची साफ पानी से भरा गिलास लेकर आ गई। तब उसके पिता ने बेटी को डांटते हुए उससे पूछा कि तुमने राजा जी को साफ पानी पीने के लिए क्यों नहीं दिया, जबकि अंदर रसोई में रखे मटके में साफ पानी उपलब्ध था।
तब उस किसान की बेटी ने कहा कि पिताजी, इन राजा जी को मैंने जैसे ही देखा तो समझ गई कि ये काफी थके हुए हैं और साथ ही गर्मी और तपती धूप में बहुत देर तक घोड़े पर सवार होकर इधर आने से इनका चेहरा सहित पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। इनके चेहरे के हाव भाव से ही पता चल रहा था कि इन्हें आराम की जरूरत है। ऐसे में यदि इनको मैं तुरंत आते ही पानी पीने को दे देती तो उन्हें बीमार होना पड़ सकता था, लेकिन ये राजा जी महाराज थे तो मैं इनको पानी देने से मना करने में थोड़ी संकोच और डर अनुभव कर रही थी। इसलिए इनके लिए लाए पीने के पानी में थोड़ा कंकड़, पत्थर और धूल मिलाकर ले आई थी ताकि यह पानी पीने के लायक नहीं रह जाए और इस तरह राजा जी थोड़ी देर सुस्ताने के बाद पानी पी सके। उस बच्ची की बातें सुनकर वह राजा बहुत प्रसन्न हो गया। वह अब समझ गया था कि यह बच्ची भले ही उम्र में बहुत छोटी है और जंगल में रहने वाले एक साधारण किसान की बेटी है, लेकिन इसके पास सोचने समझने की शक्ति इसकी अपनी उम्र की लड़कियों से बहुत ज्यादा है। राजा ने उस कन्या को समझदारी से गदगद होकर अपने गले में पहना हुआ बहुमूल्य हीरो का हार निकालकर उस कन्या को उपहार में दे दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और सामने वाले के सोच को समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।